तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे हैं आप सब? आज हम आपके साथ में डिस्कस करने जा रहे हैं सीएमए एंड सीए फाउंडेशन की टॉपिक। हमारे एग्जाम्स नजदीक आ रहा है, हम कोशिश करेंगे जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉपिक है उसको रिवाइज किया जा सके और उसको कंप्लीट किया जा सके। सबसे बड़ी बात यह है जो सीए फाउंडेशन में बच्चे फेल क्यों करते हैं, उसके सबसे मेजर प्रॉब्लम होता है उनकी कंसेप्ट क्लियर नहीं होती, कंटिन्यूअस यानी रेगुलर प्रैक्टिस नहीं होता है, कैसे लिखना है वो समझ नहीं पाता है, किस पॉइंट के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है वो समझ नहीं पाता है, यानी स्ट्रैटेजी नहीं बना पाता है, सही रणनीति नहीं बनाने के कारण वो एग्जाम में फेल कर जाता है। लड़की नहीं है, हमें क्या करना है ना, एग्जाम तक जुड़े रहना है, एग्जाम तक जुड़े रहना, एग्जाम के बाद भी जुड़े रहना है। लेकिन हमारा ये टारगेट है, हमने ये सोचा है इस बार सीएमए एंड सीए फाउंडेशन में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को पास करवाना। हर एक बच्चा जो वीक से वीक होगा वो भी पास करेगा और आसान से आसान तरीके से टॉपिक को समझ पाएगा। बेहतर से बेहतर नोट्स मैं आपके लिए बनाऊंगा। टेलीग्राम जो हमारा चैनल है वहां पर कंटिन्यूअस डेली नोट्स मैं अपडेट कर दूंगा। कंटिन्यूअस मेरा मॉक चल रहे होंगे, मॉक के पेपर अपलोड हो जाएंगे, कंटिन्यूअस हमारी एमसीक्यू सीरीज चल रहा होगा, उसको हम लोग अपडेट करेंगे। जो मैथ की जो स्टडी मटेरियल्स इंस्टीट्यूट की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं उसके जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये सब हमारे द्वारा सॉल्व करवाया जाएगा। पूरी तरीके से कंसेप्ट आपके साथ में शेयर हम करेंगे। तो आपका भैया आपको सीए निकलवा के रहेगा, आपका सीए फाउंडेशन निकलवाना मेरा काम है, सीए फाउंडेशन निकलवाना मेरा काम है। एग्जाम तक आपको बने रहना है, कंटिन्यूअस बने रहना है, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करना है। चलिए आज हम इकोनॉमिक्स की जो चैप्टर्स डिमांड है इससे स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर्स क्या है, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है। चलिए शुरू करते हैं। ये डिमांड्स क्या है? डिमांड्स we mean the various quantities of a given commodity or service which consumers would buy in one market during a given period of time at various price or at various income or at various price of related goods। आप इसे समझिए, डिमांड किसके लिए क्रिएट होता है? डिमांड क्रिएट होता है कंज्यूमर के लिए और उसको पूरा कौन करता है? प्रोड्यूसर। कंज्यूमर किसकी डिमांड करता है? कमोडिटी की डिमांड करता है। कंज्यूमर किसकी डिमांड करता है? कमोडिटी। कमोडिटी क्या है? गुड्स है और सर्विसेज है। क्लियर के लिए है? तो कंज्यूमर्स के अंदर दो चीजों का होना जरूरी है अगर वो डिमांड को फुलफिल करना चाहता है। एक तो उसके पास में विलिंगनेस का होना जरूरी है, विलिंगनेस का होना जरूरी है, साथ ही साथ एबिलिटी भी होनी चाहिए क्या करने का? उस डिमांड को पूरा करने का, यानी एबिलिटी टू पे का होना चाहिए। जब भी एक कंज्यूमर की डिमांड क्रिएट होगा तो उसके अंदर उसके लिए विलिंगनेस का होना जरूरी है और उस विलिंगनेस के साथ साथ उसके पास में एबिलिटी होनी चाहिए ताकि उस डिमांड को वो पूरा कर सके, यानी कि उस डिमांड्स को वो पूरा कर सके, उस कमोडिटी को वो परचेज कर सके, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो। लाइक अगर एक बेगर्स है और एक बेगर्स को भूख लगा हुआ है, उसको बिरयानी खाना है, तो बिरयानी की जो कॉस्टिंग है ₹200 एंड 250 पड़ रहा है, बट उसकी विलिंगनेस तो है बिरयानी का खाने का, लेकिन उसके अंदर एबिलिटी तो नहीं है ना उस डिमांड को पूरा करने का, वो डिमांड नहीं है। यानी डिमांड में डिजायर के साथ साथ एबिलिटी भी होनी चाहिए। और ये एबिलिटी एंड जो डिजायर है, यानी एबिलिटी एंड जो डिजायर है ना, स्पेसिफिक पीरियड के अंदर होनी चाहिए, स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक प्लेस और स्पेसिफिक प्राइस, यानी जो मार्केट जो प्राइस अवेल करके देगा उसी प्राइस में हम क्या करेंगे? अपने डिमांड को पूरा करेंगे। पॉइंट, यानी कि एक समय में एक प्लेस पे एक प्राइस पे आपको उस प्रोडक्ट को परचेज करना है। क्लियर के लिए है? तो डिमांड जो है किसके लिए क्रिएट होता है? कंज्यूमर्स के लिए। कंज्यूमर किन चीजों की डिमांड करता है? कमोडिटी। कमोडिटी क्या है? गुड्स और सर्विस। इस गुड्स और सर्विस को परचेस करने के लिए कंज्यूमर के अंदर विलिंगनेस का होना जरूरी है और एबिलिटी का होना जरूरी है। यानी कि एबिलिटी या तो वो खुद पे करेगा या तो उसके पेरेंट्स पे करेंगे या तो उसके फ्रेंड्स पे करेंगे, कोई भी पे करेगा, लेकिन उस प्रोडक्ट को पे करने वाला होना चाहिए। गॉट माय पॉइंट? तो डिमांड आपको समझ में आ गया। ये जो डिजायर है, जो विलिंगनेस क्रिएट हो रहा है किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, उसको खरीदने के लिए आपके अंदर एबिलिटी का होना बहुत जरूरी है ताकि आप उस प्रोडक्ट को परचेज कर सकें। क्लियर की नहीं है? चलिए यहां तक तो क्लियर हो चुका है।
तो डिमांड किसके लिए होता है? कंज्यूमर्स के लिए। कंज्यूमर किसकी डिमांड करता है? कमोडिटी का। कमोडिटी क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज है, जिसके लिए विलिंगनेस एंड एबिलिटी का होना जरूरी है ताकि हमारी डिमांड पूरी की जा सके। क्लियर कि नहीं है? और हमें ये सोचना पड़ेगा जो हम खरीदना चाहते हैं खरीद पाएंगे कि नहीं खरीद पाएंगे, यानी हम उस डिमांड को पूरी कर पाएंगे। तो डिमांड में सबसे पहला क्या आ जाता है? प्राइस आ जाता है। क्लियर कि नहीं है? दूसरा हमारा क्या आ जाएगा? जो भी हमारा कमोडिटीज है। तीसरा क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा और प्लेस आ जाएगा, तब जाके हमारी डिमांड पूरा हो। नेक्स्ट जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं ये है डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड्स। किन किन कारणों से डिमांड्स क्रिएट होता है, डिमांड सुनिश्चित कैसे होता है। सबसे पहला जो पॉइंट्स आता है ये है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। डिमांड किस पे डिपेंड करता है? डिमांड किसी भी कमोडिटी के प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। डिमांड किस पे डिपेंड करता है? किसी भी कमोडिटी की जो प्राइस है ना उसके ऊपर डिमांड डिपेंड करता है। किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस है उसके ऊपर डिमांड डिपेंड करता है। ओके सर, इसका मतलब क्या है? कमोडिटी का प्राइस का मतलब क्या है? देखिए, जो भी प्रोडक्ट आप परचेज करने जा रहे हो तो आप क्या देखोगे? आप उसकी प्राइस देखोगे। अगर उसकी प्राइस हाई रहेगा तो आप लो क्वांटिटी परचेज करोगे, और प्राइस अगर लो रहेगा तो आप हाई क्वांटिटी परचेज करोगे। यानी आप देख क्या रहे हो? आप देख रहे हो इस कमोडिटी की प्राइस क्या है। अगर इसकी प्राइस कम है तो ये ज्यादा मात्रा में खरीदोगे, और इसकी प्राइस अगर ज्यादा है तो कम मात्रा में खरीदोगे। तो किसी भी कमोडिटी का जो डिमांड है ना डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? उसकी प्राइस पे डिपेंड करता है। तो जो अदर थिंग्स है ना ये इक्वल हो जाएगा। अदर थिंग्स इक्वल का मतलब आप इसको सेटलेस पेरिबल्स भी बोल सकते हो, यानी कि जितने भी डिटरमिनेंट्स दिया हुआ है प्राइस को छोड़ करके उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, यानी उस फैक्टर्स में कोई चेंजेस नहीं आएगा। लाइक मान लीजिए टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, कंज्यूमर्स का हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसी हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, पॉपुलेशन हो गया, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज हो गया, कंज्यूमर्स का इनकम हो गया। इन सब चीजों पे कोई भी इफेक्ट आने वाला नहीं है, प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ये सब इक्वल रहेंगे, समान रहेंगे। तो चेंजेस किस में आएगा? चेंजेस प्राइस के चेंज होने से कमोडिटी में क्या हो रहा है? चेंजेस आ रहा है। तो इसका जो रिलेशनशिप होता है डिमांड्स का कमोडिटी के लिए ये इनवर्सली रिलेटेड होता है, यानी इन दोनों का रिलेशनशिप अपोजिट होता है। यानी कि भाई बहन दोनों को साथ में ही रहना है, घर में एक ही थाली में खाना खाना है, लेकिन जब भाई देख रहा है मेरा बहन इस रास्ते में जा रही है तो मैं इस रास्ते में नहीं जाऊंगा, मैं इस रास्ते में जाऊंगा। यानी दोनों एक साथ में बाहर नहीं निकलेंगे, साथ में बाहर साथ में नहीं घूमेंगे। यानी यहाँ पर बोलना चाह रहा है कि कमोडिटी का जो डिमांड है ना वो इनवर्सली रिलेट करता है। इनवर्सली रिलेट का मतलब क्या है? यानी कि ये साफ शब्द में बोलना चाह रहा है अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी जो क्वांटिटी की डिमांड है ना वो घट जाएगा, या किसी कमोडिटी का प्राइस अगर घटेगा तो उसकी जो क्वांटिटी की डिमांड है ना ये बढ़ जाएगा। What the points? To its price hence at lower price higher quantities will be demanded। यानी कि अगर प्राइस कम रहेगा तो ज्यादा क्वांटिटी की हम डिमांड करेंगे। क्लियर के लिए है? एंड जब हायर प्राइस रहेगा तो लेसर क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कम प्राइस रहेगा तो जब ज्यादा प्राइस ज्यादा रहेगा तो कम क्वांटिटी की डिमांड करेंगे, और जब प्राइस कम रहेगा ज्यादा क्वांटिटी की डिमांड करेंगे। तो इनवर्स रिलेशनशिप हुआ कि नहीं हुआ? यानी प्राइस अगर इंक्रीज कर रहा है तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, या प्राइस डिक्रीज कर रहा है तो क्वांटिटी डिमांड क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो हम प्राइस के अलावा किसी और चीज की बातें किया क्या? और अदर डिटरमिनेंट्स की बात किया क्या? नहीं किया ना। इसीलिए मैं बोलता हूं अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, द कमोडिटीज का प्राइस अगर इंक्रीज करेगा तो कमोडिटी क्वांटिटी का जो डिमांडेड है वो कम हो जाएगा, और किसी कमोडिटीज की प्राइस अगर डिक्रीज करेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगा। क्लियर कि नहीं है? ओके, राइजेस सप्लाई फॉल्स ऑफ द कमोडिटी विल बी डिमांडेड। नेक्स्ट जो डिटरमिनेंट्स है ये है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। यानी कि यहाँ पर बात हम किसकी कर रहे हैं? दो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? दो प्रोडक्ट। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज क्या होता है इसको थोड़ा सा डेप्थ में हम समझते हैं। ये जो प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी है ये दो तरीके का है। प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी कितने तरीके का है? दो तरीके का। पहला है कंप्लीमेंट्री गुड्स, दूसरा है सब्स्टिट्यूट गुड्स। कंप्लीमेंट्री गुड्स एक ऐसा गुड्स होता है
जिसको एक साथ कंज्यूम किया जाता है। बच्चों बताओ कैसे गुड्स होता है? जिस गुड्स को एक साथ कंज्यूम किया जाता है, यानी एक दूसरे की अनुपूरक है, एक दूसरे के बिना इसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वजूद नहीं है। जैसे आपकी जो भाई बहन होंगे ना, वो हमेशा चाहेंगे जो आप वेल परफॉर्म करो, आप अपने लाइफ में काफी आगे जाओ, यानी दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं, अनुपूरक है, कंप्लीमेंट्री गुड्स। जिस गुड्स को हम एक साथ कंज्यूम करते हैं या साइमल्टेनियसली कंज्यूम करते हैं। कंप्लीमेंट्री गुड्स आर गुड्स which are consumed together और simultaneously, जिस गुड्स को एक साथ कंज्यूम किया जाता है या साइमल्टेनियसली कंज्यूम किया जाता है, इसे हम कंप्लीमेंट्री गुड्स बोलते हैं। लाइक टी एंड शुगर, बिना चीनी का चाय आपको अच्छा नहीं लगेगा। पेन एंड इंक, यानी कि बिना इंक का पेन का कोई यूटिलाइजेशन नहीं है। कार एंड पेट्रोल, बिना पेट्रोल का कार का कोई वैल्यू नहीं है। क्लियर के लिए है? तो टी एंड शुगर, पेन एंड इंक, कार एंड पेट्रोल, ये एक साथ कंज्यूम किया जाता है। क्या कहता है? एक साथ कंज्यूम किया जाता है। तो सर इसकी जो रिलेशनशिप होगा वो क्या होगा? कंप्लीमेंट्री गुड्स का भी जो रिलेशनशिप है ना, ये इनवर्स हो जाएगा। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, कंप्लीमेंट्री गुड्स का भी रिलेशनशिप क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। यानी कि अगर टी का प्राइस बढ़ जाता है, टी का प्राइस अगर बढ़ता है तो शुगर का जो डिमांड है ना, ये घट जाएगा। यानी कि अगर कार का प्राइस बढ़ता है तो पेट्रोल का जो डिमांड है ना, वो कम हो जाएगा। यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। क्लियर के लिए? तो इसका जो रिलेशनशिप है ये इनवर्स रिलेशनशिप है। क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है। तो कंप्लीमेंट्री गुड्स एक ऐसा गुड्स जिसको एक साथ कंज्यूम किया जाता है और इसके रिलेशनशिप क्या होता है? इसके रिलेशनशिप इनवर्स होते हैं। क्या होते हैं इसके रिलेशनशिप? इसके रिलेशनशिप इनवर्स होते हैं। बड़ा पॉइंट्स। नेक्स्ट जो हम टॉपिक की डिस्कस कर रहे हैं प्राइस ऑफ अवेलेबल कमोडिटीज में, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है, जिसकी ये एक ऐसी गुड्स है जिसकी बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपके पास में अवेलेबल है। आपके साथ में जितने भी फ्रेंड सर्किल में फ्रेंड्स होंगे, अगर वो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे जो आप उनको बीट कर दो, या वो ये भी नहीं चाहेंगे जो आप उनसे काफी आगे निकल जाओ। मैं चाहता हूँ, बहुत ऐसे दोस्त होते हैं चाहते हैं जो आप ग्रो करो, लेकिन बहुत ऐसे भी दोस्त होते हैं जो ये चाहेगा भाई अगर एक ही कंपटीशन में हो, एक ही चीज में हो, तो वो सोचेगा भाई इससे बेहतर तो मैं ही करूंगा, ये मेरे बाद ही आएगा। तो ये है सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी जिसकी ऑल्टरनेटिव जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है वो ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल होता है। ऐसे गुड्स को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड। लाइक टी एंड कॉफी हो गया, पेन एंड इंक पेन एंड बॉल पेन हो गया। टी का प्राइस अगर बढ़ेगा तो कॉफी का जो क्वांटिटी डिमांड है ना, वो इंक्रीज हो जाएगा। टी का प्राइस अगर बढ़ने से कॉफी का क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो रहा है, यानी कॉफी का प्राइस में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, कॉफी का डिमांड बढ़ गया। इसे बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप, यानी प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड सेम डायरेक्शन में बढ़ रहा है। अगर टी का प्राइस घट जाएगा तो कॉफी का जो क्वांटिटी की डिमांड है वो भी डिक्रीज हो जाएगा, यानी सेम डायरेक्शन में डिक्रीज करेगा या सेम डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा। इसलिए सब्स्टिट्यूट गुड्स का जो रिलेशनशिप है ये पॉजिटिव होता है, और कंप्लीमेंट्री गुड्स का रिलेशनशिप जो है वो इनवर्स या तो निगेटिव होता है। यानी कंप्लीमेंट्री गुड्स एक ऐसा गुड्स है जिसको एक साथ कंज्यूम किया जाता है, और सब्स्टिट्यूट गुड्स एक ऐसा गुड्स है जिसकी ऑल्टरनेटिव हमारे पास में हमेशा अवेलेबल होती है। क्लियर नहीं है? तो प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज आपको समझ में आ चुका है। नेक्स्ट पॉइंट्स की हम बात करते हैं। देख लीजिएगा, हमने दोनों बना के रखे हैं, कंप्लीमेंट्री गुड्स के लिए और सब्स्टिट्यूट गुड्स के लिए। क्लियर के नहीं है? नेक्स्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं लेवल ऑफ इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। थर्ड पॉइंट क्या है? लेवल ऑफ इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। जब मैं किसी कंज्यूमर्स की इनकम की बात करता हूं तो अदर फैक्टर क्या होंगे? कंस्टेंट होंगे, यानी इनकम के अलावा किसी दूसरे डिटरमिनेंट्स की बात नहीं हो रही होगी, यानी इनकम के अलावा मैं किसी और दूसरी चीजों की बातें नहीं कर रहे होंगे। क्लियर के नहीं है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जनरली द क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी बियर अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, यानी किसी कंज्यूमर की इनकम अगर इंक्रीज करता है तो जो स्पेसिफिक कमोडिटीज है या लग्जूरियस कमोडिटीज है उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है ना,
वो बढ़ जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं फिर से आपके सामने चर्चा कर रहा हूं। आप ये समझिए किसी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज करने से, किसी कंज्यूमर की इनकम अगर इंक्रीज कर जाए तो जो स्पेसिफिक गुड्स है ना उसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डायरेक्ट रिलेशनशिप क्यों होता है, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज करने से जो स्पेसिफिक कमोडिटीज है उसकी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है, दोनों सेम डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। Direct relationship to the income of the consumer. With an increase in income, the demand for a depth of commodities rises. This may not always hold true. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये लग्जूरियस कमोडिटीज की बात कर रहा है। किसी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज करने से उसकी लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा, एक्सपेंसिव वॉच पढ़ना स्टार्ट कर देगा, एक्सपेंसिव कार यूज कर देगा, 5 स्टार होटल्स में खाना खाएगा, अब BMW परचेस करेगा, महंगे महंगे कपड़े पहनेंगे, उसकी डाइट्स अलग होंगे। तो वो जो इंफीरियर क्वालिटी के जो प्रोडक्ट है ना उसको कंज्यूम करना बंद कर देगा, तो सुपीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट है ना उसको परचेज करना स्टार्ट कर देगा। तो सुपीरियर क्वालिटी है ना उसकी जो क्वांटिटी की डिमांड है ना वो बढ़ जाएगा। इसके लिए बोल रहा है दिस में नॉट ऑलवेज होल्ड ट्रू, यानी किसी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज करने से जो भी हमारा सुपीरियर क्वालिटी के प्रोडक्ट होते हैं उसकी डिमांड बढ़ जाती है। क्लियर के लिए है, जो प्रोडक्ट लग्जूरियस होगा, जो आपको कंफर्ट फील करवाएगा उसकी डिमांड बढ़ जाएगा और इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। क्लियर के लिए नेक्स्ट चलते हैं। मैंने क्या बोला, इसकी डिमांड बढ़ेगा, इसकी डिमांड बढ़ेगा, इसकी डिमांड क्या हो जाएगा, घी एंड डलडा का डिमांड कम हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। सुनिए, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर क्या होता है। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स जनरली चेंज ओवर टाइम ड्यू टू फैशन। क्या होता है, कंज्यूमर का जो टेस्ट है ना ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो जाता है। कंज्यूमर का जो टेस्ट है ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता है। जैसे जैसे पीरियड बदलते चले जाता है कंज्यूमर का टेस्ट भी बदलते चला जाएगा। क्लियर करिए, जो चीज ट्रेंडिंग में चल रहा है, जिन चीजों का ट्रेंडिंग है, ट्रेंड चल रहा है उसकी डिमांड बढ़ जाएगा, जो ट्रेंडिंग में नहीं है उसकी डिमांड कम हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, लाइक एडवर्टीजमेंट हो गया, हैबिट, एज, फैमिली कंपोजिशन। समझने की कोशिश करिएगा ना, मैं इसको फिर से थोड़ा समझाता हूँ। कोई ऐसा कपड़ा जो अभी हर कोई पहन रहा है, हर एक्टर पहन रहा है, उसकी मार्केटिंग हो रही है, उसकी एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, आप किसको परचेस करेंगे, उस कपड़े को परचेस करेंगे, तो उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा। बोला जा रहा है, मान लीजिए ऐसे कई सारे प्लेयर्स हैं जो अब क्या हो जाएंगे, आने वाले वक्त में खेलना बंद कर देंगे, तो एडवर्टाइजमेंट में उनकी डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जो प्लेयर अभी खेल रहे हैं उनकी डिमांड बढ़ जाएंगे। यानी कि मेरा ये कहने का मतलब है, जो ट्रेंड कर रहा है, जो प्रोडक्ट ट्रेंडिंग कर रहा होगा उसका डिमांड बढ़ेगा, और जो आउट ऑफ फैशन हो गया है उसका डिमांड कम हो जाएगा। तो कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस के हिसाब से जो डिमांड है वो बदलता रहता है, तो इसका रिलेशनशिप भी डायरेक्ट होगा। क्यों, जो ट्रेंडिंग में है उसकी डिमांड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जो आउट ऑफ फैशन है उसकी डिमांड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट जो हम पॉइंट्स की बात करने जा रहे हैं ये है पॉपुलेशन एस्पेक्ट्स। डिमांड फॉर कमोडिटी आल्सो डिपेंड ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। जिस एरिया की पॉपुलेशन जितनी ज्यादा हो या जिस कंट्री की पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगा उसकी कमोडिटी की डिमांड भी उतनी ज्यादा होगी। जिस एरिया में बूढ़े लोग रहते हैं वहां पर स्टिक्स की डिमांड, बुजुर्ग लोग रहते हैं वहां पर स्टिक्स की डिमांड ज्यादा होगी। जिस एरिया में बच्चे रहते हैं वहां पर टॉय की डिमांड ज्यादा हो। जहां पर यंग पॉपुलेशन है वहां पर बार हो गया, चाहे आप हो सकते हो जो क्लब हो गया, चाहे आप स्कूल हो गए, कॉलेजेस होंगे, बुक्स हो गए, इन सब की डिमांड क्या होगा, काफी ज्यादा होगा। यानी जिस एरिया की पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी उसकी डिमांड उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर के लिए है। नेक्स्ट है सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स। सोशियोलॉजिकल फैक्टर, The household demand for goods also depends on sociological factor like class। जहां पर हायर सोसाइटी रहते होंगे वहां पर उस प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा होता है। जहां पर जैसी फैमिली रह रहा होगा वैसा, जैसी फैमिली बैकग्राउंड होगा वैसा डिमांड होगा। एजुकेशन का डिमांड उसी हिसाब से होगा। सिंगल हो तो कम खर्चा होगा, डबल हो चुके हो ज्यादा खर्चा होगा।
यानी कि मैरिटल स्टेटस क्या है, अगर सिंगल हो तो खर्चे कम है, और आपका गर्लफ्रेंड है या चाहे आपकी वाइफ है तभी खर्चे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। और एज के हिसाब से खर्चे कम या ज्यादा होंगे, लोकेलिटीज के हिसाब से खर्चे कम या ज्यादा। हायर सोसाइटी में रहते हो, अपार्टमेंट्स में रहते हो, तो आपके खर्चे क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। नॉर्मल जगह पे रहते हो तो खर्चे क्या होंगे, कम होंगे। यानी इन सब चीजों से भी डिमांड इफेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट्स आ रहा है ये है वेदर कंडीशंस। क्लियर है, चेंज इन वेदर कंडीशन आल्सो इन्फ्लुएंस हाउसहोल्ड डिमांड, लाइक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हॉट समर पुट द डिमांड फॉर आइसक्रीम। बहुत ज्यादा गर्मी होगा तो आइसक्रीम का डिमांड ज्यादा होगा, कोल्ड ड्रिंक्स का डिमांड ज्यादा होगा, कूलर एंड एसी का डिमांड ज्यादा होगा। क्लियर के लिए है, ये वेदर कंडीशंस की बात मैंने कर लिया। एडवर्टीजमेंट्स की बात मैं कर लेता हूँ। एडवर्टीजमेंट क्या है, क्लेवर एंड कंटिन्यूअस कंप्लेन करना पड़ता है। सिंपल सी बात है, जब नया प्रोडक्ट आप मार्केट में लेके आते हो तो बहुत ही ज्यादा उसकी एडवर्टीजमेंट्स करते हो। ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि जितने लोग उसके बारे में सुनेंगे जानेंगे उतनी ज्यादा उस प्रोडक्ट का सेलिंग होगा। यानी जिस प्रोडक्ट की जितनी ज्यादा एडवर्टीजमेंट होगा, जितनी ज्यादा कंपेन चलाएंगे उतनी ज्यादा हमारी प्रोडक्ट की सेल होने की चांसेस बढ़ जाएगा। तो हायर एडवर्टीजमेंट्स हायर डिमांड। क्लियर के लिए है, लोअर एडवर्टीजमेंट्स गेट लोअर डिमांड। गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट अगर आपसे ज्यादा टैक्स चार्ज करता है तो आपकी जो डिमांड है वो कम हो जाएगा। गवर्नमेंट अगर आपसे कम टैक्स, आपके ऊपर टैक्स की बर्डन है उसको कम कर रहा है, आपकी जो डिमांड है वो भी क्या हो जाएगी, आपका डिमांड बढ़ जाएगा। टैक्स कम लेगा डिमांड बढ़ जाएगा, टैक्स ज्यादा लेगा डिमांड कम हो जाएगा। क्लियर के लिए है, गवर्नमेंट पॉलिसी भी हमें समझ में आ गया होगा। एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइजेस, सर इसका मतलब क्या है, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइजेस का मतलब क्या है, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइजेस। देखिए एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइजेस, ये क्या बोलना चाह रहा है, ये बोल रहा है इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट राइज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी इन नियर फ्यूचर, यानी एक कंज्यूमर्स को लग रहा है जो किसी भी कमोडिटी का प्राइस फ्यूचर में क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है, तो करंट जो डिमांड होगा ना, यानी करंट जो डिमांड होगा ना ये इंक्रीज हो जाएगा। लोगों को ये लगेगा बाद में इसकी प्राइस बढ़ जाएगा, इससे अच्छा है इसको अभी खरीद लेते हैं। तो ये भी एक डिमांड पे इम्पैक्ट डालता है। या ऐसा लग रहा है फ्यूचर में प्राइस फॉल होने वाला है तो अभी जो उसका डिमांड जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लोग अभी खरीदना बंद कर देंगे, वेट करेंगे फ्यूचर्स का, जब इसकी प्राइस रिड्यूस होगा तब जाके खरीदना स्टार्ट करेंगे। ऐसा बेसिकली हम लोग कहाँ करते हैं, मूवी में करते हैं, मूवी देखने के लिए करते हैं। टिकट का प्राइस जब ज्यादा हाई रहता है तो हम हम नहीं जाते मूवी देखने के लिए, कम परचेज करते हैं, यार अभी नहीं जाएंगे, 4-5 लोग मिलकर बाद में जाएंगे देखने के लिए। जब टिकट का प्राइस फ्यूचर में क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, जब टिकट का प्राइस फ्यूचर में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तब एक साथ में पूरी फैमिली या तो फ्रेंड्स जाएंगे और मूवी देखकर आएंगे। तो एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, यानी कि हमें ये ऐसा लगता है ना जो फ्यूचर में प्राइस क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है, फ्यूचर में प्राइस अगर रिड्यूस होने वाला है तो हम क्या कर देंगे, अभी डिमांड को फुलफिल नहीं करेंगे। फ्यूचर में प्राइस क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है, तो हम क्या कर देंगे, अभी परचेज कर लेंगे। इस हिसाब से डिमांड क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। चलिए डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड्स तो हमने देख लिया, हम अलग अलग डिमांड्स की बात कर लिए थे। पहला था प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दूसरा था प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स का बात किया, तीसरा है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर्स, चौथा है पॉपुलेशन एस्पेक्ट्स, पांचवा है सोशियोलॉजिकल फैक्टर, छठा है वेदर कंडीशन, फिर है एडवर्टीजमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसी और एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं डिमांड फंक्शंस की। किसकी बात करने जा रहे हैं, डिमांड फंक्शन। कैसे लिखते हैं इसको, डिमांड फंक्शन एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप के जैसा होता है, मैथमेटिकल तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। कैसे लिखते हैं, डी एक्स, डी का मतलब डिमांड है और एक्स पता क्या है, एक्स एक कमोडिटीज है, एफ का मतलब फंक्शन है, पी एक्स एम पी एस पी सी टी एन ए। अब ये समझिएगा डी एक्स क्या है, क्वांटिटी डिमांड ऑफ प्रोडक्ट एक्स, एक्स जो एक कमोडिटी है उसकी क्वांटिटी डिमांड की बात कर रहा है, पी एक्स एक्स की प्राइस की बात कर रहा है, एंड एम क्या है, मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर की मॉनेटरी इनकम की बात कर रहा है, पी एस क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस की बात कर रहा है, पी सी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस की बात कर रहा है, ये टी क्या है,
कंज्यूमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, और ए क्या है, एडवर्टाइजिंग है। अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ डिमांड फंक्शंस को, उसको ध्यान से समझिएगा। ये जो आप डीएक्स देख रहे हो ना, ये डिपेंडेंस है। ये क्या है, ये हमारा डिपेंडेंस है। ये फंक्शन जो देख रहे हो ना, ये इंडिपेंडेंट है। ये हमारा इंडिपेंडेंट है। ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। सर अगर ये जितने भी, ये पी एक्स हो गया, एम हो गया, पी एस हो गया, पी सी हो गया, टी हो गया, ये अगर ये चेंज होगा ना, तो हमारा जो एक्स की जो क्वांटिटी डिमांड है ना, ये भी चेंज हो जाएगा। इनमें से कोई एक, इसके चेंज होने से ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसके चेंज होने से ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसके चेंज होने से ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसके चेंज होने से ये क्या हो जाएगा, चेंज। इसके चेंज होने से ये क्या हो जाएगा, चेंज। यानी इसके यानी कि जो ये जितने भी फंक्शंस है, ये इंडिपेंडेंट है। अगर ये चेंज होगा तो डी एक्स भी चेंज होगा, यानी क्वांटिटी की जो डिमांड है ना, ये भी चेंज हो जाएगा। तो कहना इससे ये डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड करता है। यानी इसके चेंज होने से ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसे हम डिमांड फंक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिमांड फंक्शन। यानी किसी भी क्वांटिटी की जो डिमांड है, किसी कमोडिटी की जो क्वांटिटी की डिमांड है, वो इन सब के ऊपर डिपेंड है। पी एक्स एम पी एस हो गया, पी सी टी और ए के ऊपर डिपेंड है। इसे हम क्या बोलेंगे, डिमांड फंक्शन बोलेंगे। क्लियर कि नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड। सर ये लॉ ऑफ डिमांड्स क्या है, डिमांड्स के जो रूल्स हैं एंड रेगुलेशंस हैं, डिमांड्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, अब उसकी हम बात कर रहे हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड बेसिकली किसकी बात करता है, लॉ ऑफ डिमांड बात करता है प्राइस की और क्वांटिटी डिमांड की। मैं रिपीट कर देता हूं, लॉ ऑफ डिमांड किसकी बात कर रहा है, प्राइस की बात कर रहा है और क्वांटिटी डिमांड की बात कर रहा है। जिस कमोडिटी को हम खरीदना चाह रहे हैं, चाहे वो गुड्स हो चाहे वो सर्विस हो, उसकी प्राइस की बात कर रहा है। और जो ऑर्डर जितने भी डिटरमिनेंट्स थे ना, वो सब कंस्टेंट रहेंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। यहाँ पर क्या है, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंजेस आ रहा है, प्राइस की चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में कितनी चेंजेस आ रहा है, तो इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। तो अदर थिंग्स क्या रहेगा, इसमें इक्वल रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल, किसी कमोडिटी की प्राइस अगर फॉल करता है, तो उसकी जो क्वांटिटी की जो डिमांड है ना, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और किसी कमोडिटी की प्राइस अगर बढ़ता है, उसी क्वांटिटी की जो डिमांड है ना, वो घट जाएगा। और अदर थिंग जितने भी डिटरमिनेंट्स है ना, ये सारे डिटरमिनेंट्स क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट रहेंगे। इसमें कोई चेंजेस आने वाला नहीं है, इसमें कोई चेंजेस आने वाला नहीं है। इसलिए बोलता है जो रिलेशनशिप प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का जो रिलेशनशिप है ना, ये इनवर्स है, यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात नहीं रहेगा, वो इक्वल हो जाएगा। कंज्यूमर की जो इनकम है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, पॉपुलेशन एस्पेक्ट्स है, या अदर जो भी फैक्टर जिससे डिमांड इन्फ्लुएंस होते हैं, वो कांस्टेंट रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव आने वाला नहीं है। लड़की नहीं है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, लॉ ऑफ डिमांड बोलता है किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड है ना, उसकी प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगा, और अदर जो भी फैक्टर या डिटरमिनेंट्स है वो कांस्टेंट रहेंगे, इक्वल रहेंगे, नो चेंजेस है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। प्राइस अगर बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड घटेगा, प्राइस अगर घटेगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगा। क्लियर कि नहीं है, ये लॉ ऑफ डिमांड था। नेक्स्ट चलिए हम बात करते हैं डिमांड शेड्यूल्स की। तो डिमांड शेड्यूल्स क्या है, डिमांड शेड्यूल्स मतलब एक मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन है, एक स्पेसिफिक पॉइंट पे वो क्या करता है, डिमांड्स को प्रेजेंट करता है। तो याद रखिएगा, डिमांड जो शेड्यूल्स है, ये एक न्यूमेरिकल टेबुलेशन यानी टेबल के जरिए हमें क्या करना पड़ता है, मैथ्स की टर्म्स में समझाना पड़ता है, शो करना पड़ता है। क्वांटिटी दैट इज डिमांडेड एट अ गिवन प्राइस। डिमांड शेड्यूल्स एंड कर्व दो तरीके का होता है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स, फिर मैं बात करूंगा मार्केट डिमांड शेड्यूल्स, क्योंकि हम अभी बात किससे कर रहे हैं, डिमांड शेड्यूल्स की बात कर रहे हैं।
इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स क्या है ये थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, जिस चीज को आप न्यूमेरिकल टैबुलेशन के जरिए समझाइएगा उसे हम डिमांड शेड्यूल्स बोलेंगे, और जिसको आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के जरिए समझाइएगा उसको हम डिमांड कर्व बोलेंगे। याद रखिएगा, जिसको आप न्यूमेरिकल टैबुलेशन के जरिए समझाइएगा उससे हम डिमांड शेड्यूल्स बोलेंगे, और जिसको आप ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के जरिए समझाइएगा उससे हम डिमांड कर्व बोलेंगे। तो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स क्या होता है, ये बोल रहा है इट शो द क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी दैट वन कंज्यूमर विल बाय एट सिलेक्टेड प्राइस। यानी किसकी बात कर रहा है, ये सिर्फ एक कंज्यूमर्स की बात कर रहा है, यानी एक कंज्यूमर सिलेक्टेड प्राइस में कितनी कमोडिटी परचेज कर सकता है और किस पॉइंट पे कितना कमोडिटी खरीद सकता है। यानी कि एक सिंपल वर्ड में अगर आपको मैं बताऊं ना, सिंपल वर्ड में अगर आपको मैं बताऊं कि इंडिविजुअल कंज्यूमर्स का क्या डिमांड है, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर्स अपने डिमांड को कैसे पूरा करता है, ये कौन बताता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स बताता है। और उन सारे इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की डिमांड को अगर हम ऐड कर देते हैं, उन सारे इंडिविजुअल कंज्यूमर्स की डिमांड को अगर हम ऐड कर देते हैं, समेशन कर देते हैं, तो ये क्या बन जाता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल बन जाता है। याद रहेगा ना, जब किसी एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड की बातें हो रही होगी उसे हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बोलेंगे, लेकिन होल ऑफ ऑल कंज्यूमर, सारे कंज्यूमर की डिमांड को जब हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, समेशन कर देंगे, उसे हम मार्केट डिमांड शेड्यूल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड शेड्यूल्स बोलेंगे। देखिए, जिस तरीके से जब आप ऐसे समझ सकते हैं, ये प्राइस है, लड़की नहीं है, और ये इंडिविजुअल डिमांड है। जब 4 रुपया प्राइस था तो एक्स कितना यूनिट्स खरीद रहा था, 1 यूनिट। 3 रुपया प्राइस हुआ तो 3 यूनिट्स खरीदा, 2 रुपया प्राइस हुआ तो 4 यूनिट्स खरीदा, और जब 1 रुपया प्राइस हुआ तो 5 यूनिट्स खरीदा। तो इनवर्स रिलेशनशिप है कि नहीं है, जैसे जैसे प्राइस हमारा डिक्रीज हो रहा है उसकी जो क्वांटिटी की डिमांड है ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये जो है ये क्या है, इंडिविजुअल डिमांड एक्स का है, इंडिविजुअल डिमांड वाई का है, और इंडिविजुअल डिमांड जेड का है। जब 4 रुपया प्राइस था तो वाई खरीद रहा था 3 यूनिट्स और जेड खरीद रहा था 4 यूनिट्स। जब 3 रुपया प्राइस हुआ तो वाई खरीद रहा था 5 यूनिट्स और जेड भी खरीद रहा था 5 यूनिट्स। जब 2 रुपया हुआ तो वाई खरीद रहा था 5 और ये खरीद रहा था 6, फिर ये खरीदा 9, फिर ये खरीदा 1। अब इन तीनों को समेशन कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, मार्केट डिमांड, यानी 1 + 3 + 4 यानी 8, 12, 15 एंड 13, यानी समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल कंज्यूमर, यानी सारे इंडिविजुअल कंज्यूमर की जो डिमांड है ना उसकी अगर टोटल कर दिया जाए तो इसे हम क्या बोलेंगे, मार्केट डिमांड शेड्यूल्स बोलेंगे। और इसी को हम ग्राफ के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व और ये मार्केट डिमांड कर्व है। यानी कि आप समझ सकते हैं, एक कंज्यूमर्स, जब आप ये समझिए, जब 40 रुपया प्राइस था, जब 40 रुपीज प्राइस था तो ये कितना खरीद रहा था, जब 100 रुपया प्राइस था ये 1 यूनिट खरीद रहा था। जब ये 80 रुपया प्राइस हुआ ये 2 यूनिट्स खरीदा। जब 60 रुपया प्राइस हुआ ये 3 यूनिट्स खरीदा। जब 40 रुपया प्राइस हुआ ये 4 यूनिट्स खरीदा। जब 20 रुपया प्राइस हुआ ये 5 यूनिट्स। यानी ये किसकी बात कर रहा है, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड की बात कर रहा है। अब ये किसकी बात कर रहा है, ये होल ऑफ ऑल इंडिविजुअल कंज्यूमर, सारे इंडिविजुअल कंज्यूमर को हम क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर कि नहीं है, तो आपको इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल्स, इंडिविजुअल डिमांड का मार्केट डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड का इस तरीके से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की जो हम बात करने जा रहे हैं, ये फीचर्स ऑफ डिमांड कर्व। डिमांड कर्व की क्या क्या फीचर्स है। सबसे पहले डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है ना वो डाउनवर्ड होता है। डिमांड कर्व का जो स्लोप है वो क्या है, डाउनवर्ड है। याद रखना, डिमांड कर्व का स्लोप क्या है, डाउनवर्ड है। यानी कि वो क्या करता है, डिमांड कर्व का स्लोप जो है ना ये हमारा लेफ्ट हैंड है और ये राइट हैंड है। तो लेफ्ट टू कहाँ आता है, राइट की तरफ आता है। याद रखिएगा, ये लेफ्ट टू राइट आता है, ये निगेटिवली स्लोप है, यानी कि डाउनवर्ड स्लोप होता है। क्या होता है, डाउनवर्ड। दी राइट वेल डिस्क्राइब इनवर्स प्राइस रिलेशनशिप। ये क्या डिस्क्राइब करता है, इनवर्स, यानी ये बोलना चाहता है प्राइस डिक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और प्राइस इंक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आप डिमांड कर्व को ना एवरेज रेवेन्यू कर्व भी बोल सकते हो।
याद रखिएगा। डिमांड कर्व को क्या कर सकते हो, एवरेज रेवेन्यू कर्व भी बोल सकते हो। ऐसा क्यों कि प्राइस पेड फॉर ईच यूनिट बाय द कंज्यूमर, हर एक यूनिट्स के लिए कंज्यूमर्स के द्वारा प्राइस पेड किया जाता है, इसीलिए हम डिमांड कर्व को एवरेज रेवेन्यू कर्व भी बोलते हैं। क्लियर कि नहीं है। और डिमांड कर्व समटाइम्स क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन होता है और समटाइम्स क्या होता है, फ्री हैंड कर्व होता है। याद रखिएगा, डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है, लेफ्ट टू राइट होता है, नेगेटिवली स्लोप होता है। क्लियर कि नहीं है। डिमांड कर्व को हम एवरेज रेवेन्यू कर्व भी बोल सकते हैं। डिमांड कर्व जो है ये फ्री हैंड कर्व है और समटाइम्स स्ट्रेट लाइन भी होता है। गॉट माय पॉइंट। तो आपको ये फीचर्स डिमांड का समझ में आ गया। नेक्स्ट मैं आपके इसमें चर्चा करने जा रहा हूं रेशनल बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड। रेशनल बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड। तो रेशनल बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलना चाह रहा है, लॉ ऑफ डिमांड के पीछे के रीजन क्या है, कारण क्या है, उसकी बात कर रहा है। रेशनल बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड। रेशनल बिहाइंड द लॉ ऑफ डिमांड, पहला पॉइंट क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जब भी आप कोई भी एडिशनल यूनिट्स को कंज्यूम करते, किसी भी कमोडिटी की एडिशनल यूनिट्स को कंज्यूम करते हो, तो आपकी जो यूटिलिटी पावर है ना वो क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। आप ये समझिएगा, किसी भी प्रोडक्ट को कंटिन्यूअस कंजम्पशन करने से जो उसकी जो यूटिलिटी पावर है वो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। और जब आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा और उसके बाद भी अगर आप कंटिन्यूअस उसको कंजम्पशन करते हो तो आपका जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है ना, मार्जिनल यूटिलिटी है ना वो डिमिनिशिंग हो जाएगा, यानी नेगेटिव हो जाएगा। सपोज मेरे को बहुत जोर से प्यास लगा है, तो फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर मैंने पानी पिया, इससे मेरी सेटिस्फैक्शन लेवल 100% हुआ, मेरा प्यास बुझ गया। उसी वक्त मैं सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर पिया, इससे सेटिस्फैक्शन लेवल मेरा 50% हो गया, यानी पहले जैसा सेटिस्फैक्शन लेवल अब मेरा नहीं है। थर्ड ग्लास ऑफ वाटर पिया, सेटिस्फैक्शन लेवल मेरा 0 हो गया, अब मुझे पानी नहीं पीनी चाहिए था। फोर्थ ग्लास ऑफ वाटर पिया, मेरे को वोमिटिंग्स हो गया। क्यों? क्योंकि मेरी पावर जो है ना वो मैक्सिमम हो चुका है। फिर भी अगर हम कंजप्शन करते हैं तो मेरी जो यूटिलिटी है ना वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर के लिए है। तो इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन ऑफ अ कंज्यूमर विल स्टॉप, जब आपकी सेटिस्फैक्शन लेवल मैक्सिमम हो जाए तो कंज्यूमर जो है ना वो अपने प्रोडक्ट को परचेज करना क्या कर देता है, बंद कर देता है। तो उस वक्त ये हो जाता है MUX इक्वल टू PX, यानी मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। यानी इसके बाद हमें कंजम्पशन नहीं करनी है, अगर इसके बाद भी अगर हम कंजम्पशन करेंगे तो ये डिमिनिशिंग हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट है चेंज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, मेनी कंज्यूमर हु आर अनेबल टू बाय अ कमोडिटी एट हायर प्राइस। कई ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं जो हायर प्राइस में कमोडिटी को परचेज करना नहीं चाहते हैं, तो वो वेट करते हैं जब उस कमोडिटी का प्राइस क्या होगा, रिड्यूस होगा, तब जाके हम उसको परचेज करेंगे। बेसिकली ये फोन वगैरह में ज्यादा होता है, जब नया नया फोन आता है तो बहुत ऐसे कंज्यूमर्स होंगे ना जिसको परचेज करने के बिल्कुल मूड में नहीं होंगे। उनको ये लगेगा यार जब इसकी प्राइस क्या होगा, कम होगा, तब हमारे द्वारा इसको परचेज किया जाएगा। क्लियर के नहीं है। स्टार्ट बाइंग व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स, और खास करके ये सारे काम कौन करते हैं, ओल्ड कस्टमर्स करते हैं। मोर देन प्राइस, यानी प्राइस जब फॉल करेगा जो पुराना कस्टमर है फिर वो ज्यादा मात्रा में इसको खरीदना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वेरियस यूसेज ऑफ कमोडिटी, जिस कमोडिटी को मेनी द नंबर ऑफ यूसेज है कैन बी पुट विल इंक्रीज एट अ लोअर प्राइस। जब उसकी प्राइस थोड़ा कम होता है तो उसकी जो ये है ना डिमांड है ना वो बढ़ जाता है। लाइक मिल्क का कितनी सारी यूटिलाइजेशन है, बच्चों को फीड करना है, चाहे चाय हो, चाहे कर्ड हो, मिठाई हो, फिश हो, चीज हो, चाहे आप उसको बटर बोल सकते हो, चाहे जितने भी वेरियस घी हो, कितने सारे चीजों को बनाने के लिए यूज किया जाता है। इसके दूध की यानी मिल्क के प्राइस में हल्का सा भी चेंजेस आएगा, क्वांटिटी डिमांड बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। प्राइस अगर हल्का फॉल करेगा उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है वो काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर के नहीं है। नेक्स्ट हमारा है वेरियस यूसेज ऑफ कमोडिटी के बाद इनकम इफेक्ट्स। क्या है इनकम इफेक्ट्स? सर ये इनकम इफेक्ट्स क्या होता है ये समझिएगा। व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स द परचेजिंग पावर द रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीज। मैं बहुत ही साधारण सा वर्ड में आपको समझाता हूँ।
मान लीजिए किसी कमोडिटी का प्राइस ना 100 रुपया था, किसी कमोडिटी का प्राइस कितना था, 100 रुपया था। आपको लगता है कि ये कमोडिटी हमें कितने में खरीदनी है, 100 रुपया में खरीदनी है। कितने में खरीदनी है, 100 रुपया में खरीदनी है। लेकिन उस कमोडिटी की जो प्राइस है ना वो घट के हो गया है 60 रुपया। आप कितना स्पेंड कर सकते हो, आप ₹100 स्पेंड कर सकते हो, लेकिन अब आपको कितना स्पेंड करना पड़ेगा, 60। तो कितना से आपका सेविंग हुआ, ₹40 से। इस 40 को हम बोलते हैं रियल इनकम। क्या बोलते हैं, रियल इनकम। हम इस 40 रुपए में क्या करेंगे, हम और भी एडिशनल यूनिट परचेज कर पाएंगे या कोई दूसरी कमोडिटी हम परचेज कर पाएंगे। ही कैन परचेज द सेम क्वांटिटी विथ लेस मनी और ही कैन गेट मोर क्वांटिटी ऑफ द सेम मनी। अब क्योंकि हमको 60 रुपए मिल गया तो हम कम कमोडिटी ही परचेज करेंगे, 40 रुपए बच गया है तो चाहे अगर हम तो 40 रुपए में एडिशनल कमोडिटी भी परचेज कर सकते हैं, यानी एक्स्ट्रा कमोडिटी भी हम खरीद सकते हैं। क्लियर कि नहीं है, इसको हम बोलते हैं इनकम इफेक्ट्स। क्या बोलते हैं, इनकम इफेक्ट्स। यानी जितना हम स्पेंड करना चाहते हैं और उसकी प्राइस रिड्यूस होने के कारण जो हमें सेविंग होता है, इससे हमारा रियल इनकम इंक्रीज कर जाता है। तो अगर हम चाहे तो कम ही खरीदेंगे या तो सेम प्राइस में हम क्या करें, कर सकते हैं, ज्यादा कमोडिटी परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स। क्या आता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है, किसी भी कमोडिटी की प्राइस अगर फॉल करता है, इट बिकम रिलेटिवली चीपर देन अदर कमोडिटी। इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। दो प्रोडक्ट है, एक एक्स है और एक वाई है, दोनों प्रोडक्ट लगभग सेम है, लगभग नहीं पूरा ही सेम है। अब ये एक्स ने क्या किया, मान लीजिए एक्स पहले एक यूनिट को बेचता था 10 रुपया में और वाई भी बेचता था 10 रुपया में। एक्स ने प्राइस को रिड्यूस करके 8 रुपया कर दिया। तो अब ये क्वालिटी सेम है, कमोडिटी सेम है। ये जो वाई का कस्टमर है ना वो चीपर कमोडिटी में शिफ्ट कर जाएगा, यानी कि एक्स में शिफ्ट कर जाएगा, जिसकी प्राइस क्या हो चुका है, कम हो चुका है, जिसकी प्राइस क्या हो चुका है, कम हो चुका है। क्लियर की नहीं है, क्योंकि वो जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है ना उसको नहीं खरीदेगा, वो किसको खरीदेगा, चीपर कमोडिटी को खरीदना स्टार्ट कर देगा। As a result, the consumer would like to substitute it for other commodity which has now become more expensive. तो प्राइस इफेक्ट क्या होता है, प्राइस इफेक्ट को हम बोल सकते हैं इनकम इफेक्ट्स प्लस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्लियर के नहीं है, और किसके द्वारा एक्सप्लेन किया गया ये भी देख लीजिएगा। ये एक्सप्लेन किया गया है हिक्स एंड एलन के द्वारा। जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है, चीपर कमोडिटी है, लोग उसके पीछे भागते हैं, उसको खरीदना स्टार्ट करता है, जिस कारण उसकी जो डिमांड है वो बढ़ जाता है और जो एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है उसके डिमांड कम हो जाते हैं। इसे हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स। क्लियर है। अब ये गिवन गुड्स क्या है, सिंपल बात है, सिंपल वर्ड में समझा रहा हूं। गिवन गुड्स आजकल आप इंफीरियर गुड्स को भी बोल सकते हो, बट इंफीरियर गुड्स बोलना सही नहीं रहेगा। गिवन गुड्स का एक सिंपल एग्जांपल है, सर रॉबर्ट गिवन के द्वारा ये एग्जांपल दिया गया है, इनके द्वारा बनाया गया है गिवन गुड्स। इनके नाम पे ही है हमारे इकोनॉमिक्स जो है, ये इंफीरियर कंज्यूमर्स को कंसीडर करता है। क्लियर के लिए है, सिंपल वर्ड में समझिएगा। जब किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है ना वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब किसी कंज्यूमर का प्राइस घटेगा तो उसकी जो क्वांटिटी की डिमांड है ना वो घट जाएगा। इसे हम बोलते हैं गिवन गुड्स। किसके लिए अप्लाई होता है, जब किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी जो क्वांटिटी की डिमांड है वो भी बढ़ जाएगा, और जब किसी कमोडिटी का प्राइस घटेगा उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है ना वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। यानी सेम डायरेक्शन में बढ़ेगा या सेम डायरेक्शन में घटेगा, इसलिए इसको बोलते हैं पॉजिटिव प्राइस इफेक्ट। याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, गिवन गुड्स एक तरीके से आप बोल सकते हो इंफीरियर कंज्यूमर्स के लिए अप्लाई करता है। जब किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाएगा, जब किसी कमोडिटी का प्राइस घटेगा क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। होप तो मैं यही आशा करता हूं जो आप सबको क्लियर समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके आगे चलते हैं। गिवन गुड्स के बाद जो आता है ये है कंस्पिक्यूअस गुड्स। क्या है, कंस्पिक्यूअस गुड्स। सम कंज्यूमर्स मेजर द यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी बाय इट्स प्राइस। कुछ ऐसे कंज्यूमर्स होते हैं ना जो किसी भी कमोडिटी की जो मेजरमेंट है ना उसकी प्राइस से करते हैं, यानी उसको ऐसा लगता है अगर इस कमोडिटी की प्राइस बहुत ज्यादा है तो इसकी जो यूटिलिटी होगा वो बहुत बेहतर होगा। लाइक आप आईफोन परचेज करते हो तो आईफोन 14 या चाहे जो भी आईफोन क्यों परचेज करते हो कि उससे आपको लगता है यार मेरी प्रेस्टीज वैल्यू क्रिएट हो जाएगा, इसकी यूटिलिटी भी वैसा है। एक्सपेंसिव वॉच परचेज करते हो, एक्सपेंसिव कार परचेज करते हो तो कहीं ना कहीं आपको क्या एक्सपेंसिव शू खरीदते हो, क्यों ऐसा करते
करते हो, ये इसलिए करते हो आपको लगता है कि इसकी जो यूटिलिटी पावर है ना वो बहुत ज्यादा है, और उसकी मेजरमेंट आप किसके जरिए कर रहे हो, मनी के जरिए कर रहे हो। किसके जरिए कर रहे हो, मनी की जरिए कर रहे हो। क्लियर कि नहीं है? तो हाइयर प्राइस मीन हाइयर प्रेसिज। जितनी ज्यादा बोलते बाबू ना भैया सबसे बड़ा रुपया, जितनी ज्यादा प्राइस होगा, जितनी ज्यादा ज्यादा प्राइस होगा उतनी आपकी प्रेसिज वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब हाइयर अपील, सिंपल सी बात है, मैं जहाँ खड़ा रहूंगा एक्सपेंसिव कपड़ा पहन के मैं खड़ा हूँ, एक्सपेंसिव वॉच पहन के खड़ा हूँ, एक्सपेंसिव कार में यूज कर रहा हूँ, एक्सपेंसिव फोन में यूज कर रहा हूँ, तो लोगों का नजर तो आपके ऊपर जाएगा ही जाएगा। क्योंकि आजकल क्या होता है ना, लोग अंदर से कम देखते हैं और बाहर से ज्यादा देखते हैं। तो कई बार क्या होता है ना, जो मनी है ना उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, यूटिलिटी को तय कर लेते हैं। यानी हाइयर प्राइस है मतलब हाइयर प्रेस्टीज वैल्यू है। क्लियर कि नहीं है? जैसे गुच्ची का बैग हो गया, ये सब जितने भी है एक्सपेंसिव ही तो है। लोग क्यों करते लेते हैं, स्टेटस को मेंटेन करने के लिए ले रहे हैं, ताकि उसकी जो प्रेस्टीज वैल्यू है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए ना। इसे हम कंस्पिकुअस गुड्स बोलते हैं। क्लियर कि नहीं है? यानी जो मेजर करते हैं यूटिलिटी वो किसके हिसाब से करते हैं, प्राइस के हिसाब से। यानी ज्यादा एक्सपेंसिव होगा तो इसकी यूटिलिटी भी क्या होगा, बेहतर होगा। नेक्स्ट आता है conspicuous necessities. Demand for some goods is guided by the demonstration effect. सर इसका मतलब क्या है भैया, मैं एक सिंपल वर्ड में बता रहा हूँ, दिखावा का चीज, आपके रिलेटिव आपके, अरे मैं बता रहा हूँ ना, आप बिलीव नहीं करोगे, मैक्सिमम लोग फेक लाइफ में क्या कर रहे हैं, जी रहे हैं। एक्चुअल में उसके पास में उतनी वेल्थ ही नहीं है, बट आप देखोगे ना कपड़ा बहुत बेहतरीन पानी चल रहा है, वॉच बहुत बेहतरीन हो रहा है, बार बार इंस्टाग्राम में क्या कर रहा है, पिक्चर ऐसे क्लिक करके बार बार पिक्चर डालते जा रहा है। यानी कि आप सोचिए होटल में जा रहा है, क्लब में जा रहा है, पिक्चर डाल रहा है। आप सच में मैं आपको बता रहा हूँ, बिलीव करो, एक्चुअल में उसकी वेल्थ जो है पूरा खिसका हुआ है। ये क्या है, कंस्पिकुअस है भाई, दिखावा करना है, दिखावे में तो लोग बर्बाद हो जाते हैं ना यार। हम उसको देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं, अरे सिंपल देखो ना भैया, ये टी शर्ट है, बट आपको क्या दे रहा हूँ, नॉलेज दे रहा हूँ, मैं आप लोग के लिए जिंदा काम कर रहा हूँ। तो मेरा कहने का ये मतलब है ना, दिखावा में नहीं जाना चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट भाई उसके पास में मेरे पास में भी होना चाहिए। प्रोड्यूसर तो यही तो चाहता है, इसी हिसाब से तो प्रोडक्ट को डिजाइन करके बैठा हुआ है कि भाई इसको देखकर वो लेगा, उसको देखकर वो लेगा। तो सिंपल क्या होता है, आजकल के यंग जनरेशन में आता है यार, उसकी बॉयफ्रेंड जो है वो केटीएम लिया है और तो मेरे पास में भी होना चाहिए। बॉयफ्रेंड बोलेगा अरे यार सिंपल सी बात है, मैं ये गिफ्ट लूंगा, ये ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, खुश रखूंगा। उन्हें दिखावा करना है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। यानी कैरियर को हम लोग सेकेंडरी रख देते हैं और दिखावे को क्या करते हैं, प्राइमरी रख देते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में लोग रुक जाते हैं। यानी जितनी ज्यादा उसके घर में एसी है मेरे घर में होना चाहिए, उसके घर में ये है मेरे घर में होना चाहिए, उसके पास में ये है मेरे पास में भी होना चाहिए। सोशल ग्रुप जैसे बोलता है ना, जैसे सोशल जैसे लोग सब में रहोगे ना आप बिल्कुल वैसे ही बनोगे। आप ऐसे लोग में रहोगे ना जो बकवास बातें करता है तो आप भी बकवास बन जाओगे। आप अच्छे लोग में रहोगे ना तो आप भी क्या करोगे, आप अच्छे ही बिहेव करोगे। तो ये बहुत ही मुश्किल चीज होता है। सिंपल बात है, जो लोग पैसे उड़ाते हैं, स्टेटस दिखाते हैं, आप ऐसे लोग में रहोगे तो आपका भी क्या होगा, कल्याण हो जाएगा। बाद में जब आपके ऊपर प्रेशर आएगा, बाल बच्चे होंगे, आपकी शादी हो जाएगी, फिर आपको समझ में आएगा कि ये हमारा जो कंस्पिकुअस सेंसिटिविटी है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है, ये क्या होता है। फिर अपने बेटे को एग्जांपल दोगे, बेटा मैंने दिखाया था, तुम मत दिखा देना। लड़की ने, मैंने लड़की को पटाने के लिए केटीएम खरीद लिया था, तुम मत खरीद लेना। तो ये कंस्पिकुअस सेंसिटिविटी है। क्लियर कि नहीं है? ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फ्यूचर प्राइस चेंज। यानी कि हमें ऐसा लग रहा है फ्यूचर में प्राइस क्या होने वाला है, चेंज होने वाला है। तो फ्यूचर में जब प्राइस चेंज होगा, फ्यूचर में जब प्राइस चेंज होगा, अगर प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है तो उसकी डिमांड अभी बढ़ जाएगा। फ्यूचर में प्राइस घटने वाला है तो उसकी डिमांड अभी क्या हो जाएगा, फ्यूचर में प्राइस घटने वाला है तो इसकी डिमांड अभी बढ़ जाएगा। फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, फ्यूचर में प्राइस घटने वाला है तो उसकी डिमांड कब बढ़ रहा है, अभी बढ़ रहा है क्या, नहीं फ्यूचर में बढ़ेगा। तो कैसे, सिंपल, मुझे लग रहा है 10 रुपए का सामान कल को मेरे को 5 रुपए मिलेगा, मैं अभी नहीं खरीदूंगा, मैं वेट करूंगा। अब फिर क्या करूंगा, हम परचेज करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर कि नहीं है? दूसरी बात मैंने बोला, फ्यूचर में अगर मुझे लगता है प्राइस बढ़ने वाला है, मैं अभी उस कमोडिटी को कंज्यूम कर लूंगा, मैं अभी उस कमोडिटी को कंज्यूम कर लूंगा। क्लियर कि नहीं है? यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? ओके, यानी कि जब लो डिमांड रहेगा, जब लो डिमांड रहेगा तो हमारा प्राइस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। जब हाई प्राइस रहेगा तो डिमांड क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है पॉइंट इरेशनल एंड इम्पल्सिव परचेज। इम्पल्सिव परचेज मीन परचेज बाय इम्प्रेशन। मैंने क्या बोला, जस्ट एक दूसरे को सबके क्या क्या कर रहे हैं, इम्प्रेस ही तो कर रहे हैं, एक दूसरे को सब क्या कर रहे हैं, इम्प्रेस ही तो कर रहे हैं। एट टाइम कंज्यूमर्स टेंड टू मेक इम्पल्सिव, बिना किसी फुल कैलकुलेशन का, बिना कोई कैलकुलेशन किए हुए हम लोग क्या करते हैं, परचेज करते हैं। यानी आप ये भी नहीं देखते हो जो प्रोडक्ट आप परचेज कर रहे हो उससे आपकी बजट खराब हो सकता है, आपकी यूजफुल के लिए है कि नहीं है, आप उसको यूज करने वाले नहीं हो, आप उसकी यूज करने वाले नहीं हो, बट आप उसको परचेज कर रहे हो, आप जस्ट शो करने के लिए परचेज कर रहे हो, यानी कि बिना किसी कैलकुलेशन का आप खरीद रहे हो। अब ये आजकल का ना, आजकल क्या चल रहा है ना, ट्रेंडिंग चल रहा है, भाई मेरा हेयर स्टाइल ऐसा होना चाहिए, भाई मेरा कपड़ा में ना ऐसा होना चाहिए, भाई तू समझ नहीं रहा है, मेरे घर में ना अब गिटार कुछ लोग ले लेते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं ना, अलग अलग चीजें ले लेते हैं। अब कुछ जो बाबू है ना, अपनी सोना को और सोना जो है बाबू को टेडी बियर दे देते हैं 3-3-4 हज़ार का। अब मुझे बताओ एक्चुअल में वो 2 दिन तक तो ठीक है, 3 दिन तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद में उसकी कोई यूटिलाइजेशन तो नहीं है ना। तो हम बिना किसी कैलकुलेशन का, हमें पता है कि उसकी कोई यूजफुलनेस नहीं है, फिर भी हम क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग के पास मैं आईफोन देखता हूँ और वो आईफोन का ईएमआई पे कर रहे हैं, आईफोन का ईएमआई पे कर रहे हैं, वो टैब लेके घूम रहे हैं, वो टैब का ईएमआई पे कर रहे हैं, बट वो क्या कर रहे हैं, जस्ट उसको इंस्टाग्राम का रील बनाने के लिए हो गया, जस्ट उसको मतलब अलग अलग चीजों के लिए यूज कर रहा है। यानी आप जब देखिएगा ना तो वो एक पार्टिकुलर चीजों के लिए यूज ही नहीं कर रहा है, यानी उसका कोई पर्पज ही नहीं है, जस्ट शो करने के लिए यूज कर रहा है। आप मान लीजिए आपका आप बिल्कुल ही एक नॉर्मल नेचुरल पर्सन हो और आप एक आईफोन मेरे सामने में क्या करके रखे हो, दिखा रहे हो, या कहीं पर भी आप शो ऑफ कर रहे हो और देख रहा है कि नहीं देख रहा है। चल इसके ऊपर मुझे बताओ, 1,40,000 की जो आईफोन है या 1,20,000 की आईफोन है, उसकी जो आईफोन एप्पल कंपनी है उस सोच समझ के ही बनाया होगा, उसमें कुछ फीचर्स दिए होंगे, तो उसकी तो यूटिलाइजेशन भी सेम उसी तरीके से होना चाहिए, लेकिन हम ऐसे नहीं कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये इम्पल्सिव परचेज है, बिना किसी कूल कैलकुलेशन का हम परचेज कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है, ये आता है डिमांड फॉर नेसेसरी। इन केस ऑफ नेसेसरी पीपल हैव टू कंज्यूम द मिनिमम क्वांटिटी व्हाटएवर इज प्राइस। कुछ भी कोई भी प्राइस चाहे बढ़ जाए चाहे प्राइस घट जाए, जो आपके नेसेसरी गुड्स है उसको आप मिनिमम क्वांटिटी परचेज करोगे, आप उतना ही परचेज करोगे जितना क्या है आपके लिए जरूरी है। क्लियर के लिए है। नेक्स्ट आता है स्पेकुलेटिव गुड्स। लॉ ऑफ डिमांड ऑल्सो डज नॉट अप्लाई इन शेयर मार्केट पे, अप्लाई नहीं करता है। लॉ ऑफ डिमांड किस पे अप्लाई नहीं करता है, शेयर मार्केट पे अप्लाई नहीं करता है। ऐसा सिर्फ आप क्यों बोल रहे हैं, सिंपल सी बात है, बिकॉज व्हेन प्राइस ऑफ प्राइस मोर विल बी डिमांडेड, जितनी शेयर की प्राइस बढ़ेगा आपकी डिमांड भी बढ़ेगा। तो आप देख रहे हो ना, स्पेकुलेटिव गुड्स जो है इस पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करता है, नेसेसरीज गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करता है, इरेशनल एंड इंपल्सिव परचेज पे लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई नहीं करता है। क्लियर की नहीं है, और सिंपल सी बात है। तो ये कई ऐसी चीज है जिसपे लॉ ऑफ डिमांड क्या नहीं करता है, अप्लाई नहीं करता है। क्लियर की नहीं है, ओके। और उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है ये है एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। क्या है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। बता देना चाहता हूं एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, क्या समझ लेते हैं। देखिए ये वाला जो पॉइंट्स है ना, इसको हम बोलते हैं, ये जो है ये है आपका कॉन्ट्रैक्शंस, और ये जो है ये है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन पता किसकी बात करता है, ये बोलता है प्राइस की चेंज होने से, प्राइस की चेंज होने से जो क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस आता है उसकी बात कौन करेगा, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। जिसमें अदर फैक्टर जितने भी होंगे, जो भी हमारा अदर फैक्टर्स होगा, वो अदर फैक्टर्स क्या हो जाएगा, अदर फैक्टर्स आपका कंस्टेंट हो जाएगा। जो अदर फैक्टर्स है ये कंस्टेंट रहेगा। मैं रिपीट कर देता हूं, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में क्या हो जाएगा, प्राइस की चेंज होने से जो क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस आएगा उसे हम एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बोलेंगे। यहाँ पर अदर फैक्टर जो है ना ये कंस्टेंट रहेगा, उसमें कोई बदलाव आने वाला नहीं है। और ये जो मूवमेंट होगा ना, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, यानी ये डिमांड कर्व के सहारे मूव करेगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो अब ये समझिएगा
एक्सपेंशन ऑफ डिमांड क्या है? अगर किसी कमोडिटी का प्राइस फॉल करता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है, इससे हम बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस फॉल करता है तो उसकी जो क्वांटिटी की डिमांड है ना वो इंक्रीज कर जाती है, इससे हम बोलेंगे एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसकी जो क्वांटिटी की डिमांड है ना वो फॉल कर जाएगा, इससे हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड बोलेंगे। अगर किसी कमोडिटी का प्राइस क्या हो जाता है, अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड फॉल करेगा, इसलिए हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, यानी ये वाला कंडीशन देखिए। और ये क्या है? अगर किसी कमोडिटी का प्राइस घटता है उसकी जो क्वांटिटी की जो डिमांड है ना वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो इसे हम बोलते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड में डिमांड करके सहारे ही क्या होता है? मूवमेंट किए जाते हैं, इसलिए हम इसको मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इसमें मेन पॉइंट क्या था? प्राइस की चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बाकी सारे फैक्टर क्या रहेंगे? कंस्टेंट रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड। ये क्या बोलता है? ये बोलता है प्राइस कंस्टेंट रहेगा। ये क्या बोलता है? ये बोलता है प्राइस कंस्टेंट रहेंगे, प्राइस जो है ये कंस्टेंट रहेगा और अदर फैक्टर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यानी अदर फैक्टर के चेंज होने से जो क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस आता है उसे हम इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड बोलते हैं। सपोज सिंपल सी बात है, आप इसको समझ सकते हैं। देखिए इस तरीके का इसका ये होता है, कर्व होता है। ये ओरिजिनल डिमांड्स है, ये क्या हो रहा है? ये हमारा राइटवर्ड शिफ्ट कर रहा है। राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब डिमांड क्या हो रहा है? डिमांड हमारा इंक्रीज कर रहा है। और ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रहा है, डिमांड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर अदर फैक्टर क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे और प्राइस क्या रहेगा? कंस्टेंट रहेगा। क्लियर कि नहीं है? तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हो शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व में। देखिए सिंपल सी बात है, जब डिमांड कब इंक्रीज करता है? जब सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस बढ़ता है। लाइक टी का प्राइस अगर बढ़ेगा तो कॉफी का जो डिमांड है ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फॉल इन प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड्स। कार का प्राइस अगर घटेगा तो पेट्रोल का डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। कंज्यूमर का इनकम अगर इंक्रीज करता है तो लग्जरियस प्रोडक्ट का डिमांड क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जो प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में चल रहा है उसकी डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फ्यूचर में अगर आपको लग रहा है प्राइस बढ़ने वाला है तो अभी डिमांड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। डिक्रीज डिमांड कब होता है? जब टी का प्राइस फिर से कम हो जाएगा तो कॉफी कस्टमर किधर शिफ्ट कर जाएंगे? टी की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या बोल रहा है? अगर आपका कार का प्राइस बढ़ जाएगा तो पेट्रोल का डिमांड क्या हो जाएगा? कम। फॉल इनकम क्या है? पहले हमारा इनकम ज्यादा था तो इसलिए हम ज्यादा खर्च करते थे लग्जरियस प्रोडक्ट के ऊपर। हमारा इनकम डिक्रीज हो गया तो हमारा डिमांड भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज। जिस कमोडिटी को हम प्रेफर कर रहे थे अब उसको ट्रेंडिंग में नहीं है, वो आउट ऑफ फैशन हो गया है, उसका डिमांड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और फिर है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट फॉल इन प्राइस। हमें लग रहा है फ्यूचर में प्राइस क्या होने वाला है? चेंज होने वाला है। तो फ्यूचर में अगर प्राइस क्या होगा? चेंज होगा, यानी कि फॉल करेगा। तो हमारा जो अबाउट फॉल इन प्राइस, तो आप फॉल करेगा तो मैं अभी डिमांड को पूरा नहीं करूंगा। कब डिमांड को पूरा करूंगा? इन फ्यूचर डिमांड को पूरा करूंगा। कोई दिक्कत है? तो ये जो पहला हमारा इकोनॉमिक्स का टॉपिक था ना ये क्या हो चुका है? कंप्लीट हो चुका है। तो डिमांड जो चैप्टर्स थे ये खत्म हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। कंटिन्यूअस में आपसे यही आशा करता हूं आप बने रहिए अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड के साथ में, जितने लोगों को जानते हैं सबके साथ में क्या करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट जरूर करिए। और हमारी जो टेलीग्राम चैनल है, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दे दिए जाएंगे। प्लीज उसको क्या करिए, जाकर आप वहां पर उसको ज्वाइन करिए और वहां से आप नोट्स वगैरह डाउनलोड करिए। थैंक यू सो मच।